कहाँ बॉम्ब गिरा, कहाँ मिसाइल फटी, इंटरनेट इस न्यूज़ से भरा हुआ है। आज मैं यहाँ आपको ये सब बताने नहीं आया, बल्कि एक क्लियर एनालिसिस लेकर आया। तो जो लोग मुझे लगातार देखते हैं उनको मेरी ये लाइन एकदम फैमिलियर होगी, आर पार की होगी और तगड़ी मार होगी। ये लाइन मैं महीनों से रिपीट कर रहा था। कमेंट्स में मुझे देखने को मिलता था कि व्यूज के लिए कुछ भी, पर दोस्त कुछ भी नहीं होता है। ये एक एनालिसिस होता है, डेटा, बिहेवियर और लीडर्स के रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर। ठीक वैसे ही मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कुछ डाटा और रिस्पॉन्सेज के बेसिस पर एनालिसिस दिए हैं। पहले मैं चाहता हूं कि आप उन्हें सुने। तो यूएस और ईरान, इजराइल और बाकी के गल्फ नेशंस एक ऐसी जंग में फंस चुके हैं जो डेज में काउंट नहीं होगी। हो गए वो दिन 12 डे वॉर्स के, बीत गए वो दिन, अब यहाँ पर महीनों का खेल है। आने वाले वक्त में यूएई, कतर, बहरैन, सऊदी अरब ये सब ज्वाइन कर लेंगे यूएस को। पर ईरान की तरफ से लड़ने कोई नहीं आएगा, ना चाइना ना रशिया। ईरान को अकेले ही लड़ना होगा। अब आगे देखना है कि क्या यूएस ईरान में रजीम चेंज करवा पाएगा और क्या ईरान यूएसएस अब्राहम लिंकन को डुबा पाएगा। $1 मिलियन क्वेश्चन यही है। मुझसे पूछे तो मेरा अनुमान ये है कि दोनों में से कुछ नहीं होगा। लीडरशिप भले ही चेंज हो जाए पर रजीम चेंज नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब तक यूएस जमीन पर पैर नहीं रखेगा तब तक आसमान से बिजलियां गिराने से कुछ नहीं होगा। और यूएस इराक और उसके बाद अफगानिस्तान में छक चुका है। अब यूएस की पॉलिसी है नो बूट्स ऑन द ग्राउंड, और बूट्स ऑन द ग्राउंड नहीं हुए तो रिजीम चेंज नहीं होगी। सो जो होना था आने वाले 8-10 दिन में वो अब शायद शुरू हो चुका है। ऑफिशियली इसका कंफर्मेशन नहीं आया है, पर गल्फ नेशंस ने ईरान पर रिटेलिएट करना शुरू कर दिया है। अभी तक इस न्यूज को किसी भी मीडिया आउटलेट ने पिक नहीं किया है, पर टर्की के फॉरेन मिनिस्टर हकान फिदान ने इस बात को माना है, ये कहते हुए कि ऐसा हो सकता है। पर वो भी कहते हैं कि ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। मीडिया हाउसेस भी इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि ये बस होने ही वाला है। ऐसा कुछ जिसके बारे में ना कभी गल्फ कंट्रीज ने सोचा था और ना ही ईरान ने। और ये सब एकदम ऑर्गेनिकली हो रहा है। मतलब अब यहाँ पर किसी का कोई बस नहीं है। ईरानियन शिया रेजिम गल्फ के सभी सुन्नी देशों के लिए थ्रेट थी। सबने सोचा कि यूएस, इजराइल हैं, हमें कुछ खास करने की जरूरत नहीं होगी, ये लोग मारेंगे और यही लोग संभाल भी लेंगे। लास्ट टाइम की तरह ईरान बिदकेगा, थोड़ी मोड़ी मिसाइल्स यूएस के बेसिस पर चलाएगा जो हमारे यहाँ हैं, जैसे लास्ट टाइम कतर पर चलाई थी। और यूएस के साथ मिलकर हम सब इन्हें इंटरसेप्ट कर लेंगे। पर इस बार ऐसा नहीं हुआ। ना ही ईरान ने पहले से इन्फॉर्म किया और ना ही 2-4 मिसाइल्स फायर की, ना बताया ना गिनाया, और मिसाइल्स और ड्रोन्स परछाना शुरू कर दिए। यहाँ पर इन सारे गल्फ नेशंस की स्ट्रेटजी उल्टी पड़ गई। अच्छा, ईरान के साथ क्या हुआ? ईरान ने सोचा कि यूएस पर प्रेशर बनाना है तो इन गल्फ नेशंस को हिट करना शुरू कर दो। ये यूएस के पास भाग कर जाएंगे, प्रेशर बनेगा और यूएस वॉर बंद करके वापस नेगोशिएशन टेबल पर आ जाएगा। पर यहाँ पर भी ऐसा नहीं हुआ। ईरान की स्ट्रेटजी भी बैकफायर कर गई। और अब इन लोगों ने ऑफिशियली डिक्लेयर तो नहीं किया है, पर कल जब सऊदी की अरामको ऑयल रिफाइनरी हिट हुई उसके बाद से ही ये खेला शुरू हुआ। मत भूलिए सऊदी सुन्नी देशों का लीडर है। फिर भी मैं यही कहूंगा कि आप इस बात को मत मानिए जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन ना आ जाए। दूसरी तरफ यूएस और इजराइल को जितना लगा था उतना आसान ये नहीं रहा। पता इनको भी था कि ये सब लंबा चलेगा, 2-4 हफ्तों की तैयारी भी थी। पर अब 4 दिन हो गए हैं और इन 4 दिनों में इन्होंने ईरान की स्ट्राइकिंग पावर को एसेस करके ये समझ लिया है कि ये मामला 2-4 हफ्तों का नहीं है, कहानी महीनों चलेगी। इसलिए जो ये पैनिक टॉप लीडरशिप में डेवलप हुआ है ये नीचे परकोलेट करके ना जाए, इसलिए ये लोग अब हर बात को डिफेंड करने लगे। लोगों को समझाया जा रहा है या शायद खुद को कि ये लोग यानी इजराइल और अमेरिका की टॉप लीडरशिप इस वॉर को जल्दी खत्म कर देंगे। अब जैसे यहाँ पर आप नेतन्याहू का स्टेटमेंट देखिए, ये अमेरिकन लोगों को ये एहसास कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान कितना खतरनाक है। बैलिस्टिक मिसाइल्स थी तो डेथ टू अमेरिका बोलता था। इमेजिन करिए अगर न्यूक्लियर वेपन्स बना लेता तो क्या करता। Freedom is precious, but it has to be protected, and we have to understand that we're fighting here. We're fighting here the bad guys. We're the good guys. These people massacred their own people. Imagine what they would do, these people who chant death to America, if they had the ballistic missiles and the nuclear warheads to deliver to every American city. Do you want to wait? Do you want to bet your future on whether they would do it or they would not do it? I mean, look, nobody stopped North Korea, so they now have ballistic missiles and nuclear warheads. But they don't say death to America. Iran is 50 North Koreas. Iran is committed to your destruction. And what? अब देखिए यहाँ पर इनके स्टेटमेंट को सुनकर मुझे तो यही समझ में आ रहा है, इनका ऑब्जेक्टिव यही है कि अगर ये वॉर लंबी खिंचती है तो लोग पेशेंस रखें। ऑफ कोर्स ईरान 50 नॉर्थ कोरिया के बराबर है,
और सिर्फ एक गुड गाइस ही ईरान की रिजीम का संहार करके अमेरिकन लोगों का उद्धार कर सकते हैं। तो पूरा सिनेरियो इस तरह से डेवलप किया जा रहा है सिर्फ इस बात को डिफेंड करने के लिए कि अगर ये वॉर महीनों चल जाती है तो ये गुड कॉज के लिए अमेरिकन लोगों को इसके लिए पेशेंस रखना होगा। इसके अलावा यूएस और इजराइल की एक चिंता ये भी है कि इनके इंटरसेप्टर्स का स्टॉक पाइल डिप्लीट होने लगा है, जो शायद 2-4 हफ्ते मैनेज हो जाएगा, पर अगर महीना 2 महीना तक बात पहुंची तो इनके ABCD IJ KL सब लग जाएंगे। अब डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट देखिए, आज का ही है। इसमें ट्रंप पहले तो बताते हैं कि यूएस के पास अनलिमिटेड स्टॉक पाइल है, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, पर साथ में ये पिछले प्रेसिडेंट जो बाइडेन को कोसते हैं और कहते हैं कि ज़ेलेंस्की को हाई एंड वेपन्स फ्री में दे दिए और सोचा भी नहीं कि उनको रिप्लेस भी करना है। मतलब यहाँ पर ये कहना चाहते हैं कि वेपन्स तो हमारे पास अनलिमिटेड हैं, पर बाइडेन ने जो वेपन्स ज़ेलेंस्की को दिए हैं उनको रिफिल करने की ज़रूरत नहीं समझी, इसलिए उस अनलिमिटेशन में लिमिटेशन आ गई है। तो मतलब समझे आप, पिछले 4 दिन से ढूंढ कर ईरानी मिसाइल्स, लॉन्चर्स और लॉन्चिंग साइट्स को बर्बाद कर रहे हैं, पर फिर भी ईरान कहीं ना कहीं से किसी न किसी गुफा से मिसाइल निकाल कर इन पर दाग ही देता है और धीरे धीरे ये टेंशन बनती जा रही है इजराइल और यूएस दोनों के लिए। अच्छा, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन में मुझे एक बात बड़ी अच्छी लगती है कि अगर आप थोड़ा सा भी एनालिसिस कर सकते हैं तो ये लोग अपने स्टेटमेंट्स में इतना हिंट जरूर दे देते हैं कि आप समझ सकें कि ये ऊपर दिखा क्या रहे हैं और अंदर चल क्या रहा है। अब देखिए, मार्को रूबियो यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट यह जस्टिफाई कर रहे थे अमेरिकन स्ट्राइक ऑन ईरान को, पर जोश जोश में एक बात बोल गए। इन्होंने कहा कि ईरान महीने में 100 मिसाइल्स बना रहा था, वहीं हम महीने में 6-7 इंटरसेप्टर्स ही बना सकते हैं। There would come a point where they have so many conventional missiles, so many drones, and it can inflict so much damage that no one can do anything about their nuclear program. That is what they were trying to do, is put themselves in a place of immunity where the damage they could inflict on the region would be so high that no one can do anything about their nuclear program or their nuclear ambitions. They are producing, by some estimates, over 100 of these missiles a month. Compare that to the 6 or 7 interceptors that can be built a month. They can build 100 of these a month, not to mention the thousands of one-way attack drones that they also have. They've been doing this for a very long time, and by the way, they've been doing it under sanction. You see the attacks they're conducting right now? They're attacking airports, they're attacking hotels, they're hitting not just military bases, they're attacking our embassies directly, they're attacking facilities that have nothing to do with war or with military, and that's a weakened Iran. That's in Iran despite years of sanction. Imagine a year from now, or a year and a half from now, the capabilities they would have to inflict damage on us. It's an unacceptable risk, especially in the hands of a regime that's run by radical clerics. मतलब यहाँ पर ये इस बात को समझते हैं कि प्रेजेंट टाइम में भी ईरान के पास जो मिसाइल्स हैं वो एक के बाद एक सारी फायर कर दी गई, तो इनके पास इंटरसेप्टर्स कम पड़ जाएंगे। इधर आपने देखा भी होगा कि ईरान की मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए इनको 4-5 इंटरसेप्टर्स फायर करने पड़ते हैं, और अगर मिसाइल हाइपरसोनिक हो तो इन इंटरसेप्टर्स की गिनती 12 से 15 भी हो जाती है, और उसके बाद भी कोई गारंटी नहीं होती है कि ये इंटरसेप्ट कर भी सके। तो आप पूरा गणित समझ सकते हैं, एक महीने में 100 और एक महीने में 6, उनकी 1, इनके 12, बाकी अब हिसाब लगा लीजिए। और अगर आपने ऐसी कोई वीडियो नहीं देखी तो ये वीडियो देखिए। एक मिसाइल को इंटरसेप्ट करने के लिए 12 से 15 इंटरसेप्टर्स फायर किए गए, पर फिर भी मिसाइल को इंटरसेप्ट नहीं कर पाए और मिसाइल हिट कर गई। वजह ये कि वो मिसाइल हाइपरसोनिक थी। Oh my God. देखिए, अब सवाल ये है कि इस सब के बाद आगे क्या। तो देखिए, आगे ये है कि ईरान को सरवाइव करना है। उसके लिए ईरान ने हमास की प्लेबुक को यूज करना शुरू भी कर दिया है। मींस अब ईरान की डिफेंस स्कूल, कॉलेजेस और हॉस्पिटल से ऑपरेट कर रही है। अब यहाँ पर वही होगा जो अभी तक हमास और इजराइल के बीच गाजा में चल रहा था। इजराइल यूएस अगर स्कूल हॉस्पिटल्स को हिट करेंगे तो ये लोग उसका प्रोपेगेंडा बनाएंगे कि लो जी, ये इजराइल वाले पहले गाजा में स्कूल हॉस्पिटल्स को स्ट्राइक कर रहे थे। नामुरादों ने वही काम ईरान में भी करना शुरू कर दिया। इसलिए ईरान जब तक होगा तब तक सर्वाइव करेगा। ईरान और ईरान के प्रॉक्सीज यूएस और इजराइल के इंटरसेप्टर्स को डिप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और एक पॉइंट ऐसा आएगा जब यूएस और इजराइल बातचीत करने को तैयार हो जाएंगे। वो बातचीत जो यूएस के टर्म्स पर नहीं होगी बल्कि बराबरी की होगी। ईरान भी अपनी कंडीशंस को आगे रखेगा। तो ऐसा ईरान सोच रहा है। यूएस के लिए चुनौती ये है कि यूएस इस वॉर को अपने कहे अकॉर्डिंग 3-4 हफ्ते में वाइंड अप करना चाहता है, नहीं तो कल को इनके पास ईरान और हिजबुल्लाह के रॉकेट्स और मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए इंटरसेप्टर्स ही नहीं बचेंगे। और ये पॉसिबल हो सकता है, और मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, जब इजराइल हिजबुल्लाह और हमास से लड़ रहा था तो उसको सप्लाईज की उतनी जरूरत नहीं पड़ती थी। इजराइल, हमास और ईरान
पिछले 3 साल में टेस्ट मैच की तरह वॉर लड़ रहे थे, पर यहाँ पर ये 2020 चल रहा है। बहुत तेजी से डिप्लीट हो रहे हैं इनके इंटरसेप्टर्स। पूरा गल्फ, इजराइल, इनफैक्ट पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान मिसाइलें बरसा रहा है। और प्रोडक्शन स्केल क्या है ये मार्को रूबियो पहले ही बता चुके हैं। बाकी डोनाल्ड ट्रंप ने भी इनडायरेक्टली कह दिया है कि घबराना नहीं है, हमारे पास बहुत वेपन्स हैं। अब अगला सवाल ये है कि ऐसे में यूएस करेगा क्या। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा नहीं, अगले 3 से 4 दिनों में यूएस बूट्स विल बी सीन ऑन द ईरानियन ग्राउंड। हालांकि ये लास्ट ऑप्शन होगा, पर प्रॉब्लम ये है कि वक्त नहीं है। अगला सवाल ये है कि बाकी लोग क्या कर रहे हैं। भैया स्टेट ऑफ हॉर्मूज बंद है, चाइना को सबसे ज्यादा नुकसान हो रहा है, नुकसान भारत को भी हो रहा है, पर चाइना का नुकसान ऐसा है कि चाइना का चैन लुटा पड़ा है। ईरान का 70% तेल चाइना ही औने पौने दाम पर खरीद रहा था, इसलिए चाइना भी ईरानियन रजीम को फॉल होने से बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगा। इनडायरेक्टली चाइना ने ईरान को वेपन्स और इंटेल पहुंचाई है, पर आने वाले वक्त में ऐसा भी देखने को मिल सकता है कि ये काम डायरेक्टली शुरू हो जाए। चाइना के कंसाइनमेंट्स ईरान में उतर रहे हैं, ऐसी न्यूज हेडलाइंस बननी शुरू हो जाएं। और ऐसा हो सकता है क्योंकि यूएस के लिए एक ऐसा क्रूशियल पॉइंट है जहां पर यूएस ऑलरेडी एक वॉर में इंगेज है। वो चाइना से डायरेक्टली वॉर में इंगेज नहीं होगा। ठीक वैसे ही जैसे यूएस यूक्रेन को सप्लाईज पहुंचा रहा था, पर रशिया यूएस से नहीं उलझ रहा था। अच्छा, नेटो की बात करें तो नेटो मोर और लेस यूएस के पीछे खड़ा होकर बोलेगा मारो इन्हें और मारो, पर साथ नहीं आएगा। वजह यह है कि अगर नेटो इसमें ऑफिशियली इन्वॉल्व हुआ तो रशिया यूरोपियन कंट्रीज का वो भयानक सपना पूरा कर देगा जिसको ये पिछले 1 साल से देखते आ रहे हैं, और वो है यूरोप की तरफ से वेस्टर्न फ्रंट को खोल देना। तो भाई साहब, सब कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिकली हो रहा है, बस में किसी के कुछ भी नहीं है। सबको मालूम है कि अगला स्टेप लेंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, पर प्रॉब्लम यह है कि अगला स्टेप नहीं लिया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी। चीजें बस में तब तक थी जब तक बातचीत चल रही थी, वॉर शुरू हो गया, अब कुछ भी किसी के बस में नहीं है। सो आई होप मैंने जो भी बोला है सब गलत साबित हो, क्योंकि अगर ये सही हुआ तो दुनिया वर्ल्ड वॉर 3 में एंटर कर जाएगी। ऊपर वाला सबको सद्बुद्धि दे और ये वॉर जल्दी खत्म हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अपडेट्स के साथ।